हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री क्लासेस। आज का टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बिकॉज इसमें कई सारे क्वेश्चंस जो बेसिक टू एडवांस में पूछे जाते हैं आपके रेलवे, एनटीपीसी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बेसिकली अगर आपको भी केमिस्ट्री से डर लगता है तो आज आपका ये डर भी दूर कर दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। मतलब धातुएं और अधातुएं में पूछा जाता है डिफरेंस क्या होता है, धातुएं क्या होती है, अधातुएं क्या होती है, पीरियोडिक टेबल में उनका स्थान कहाँ पे होता है, ऐसी कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहती है, ऐसी कौन सी धातु अधातु है जो रूम टेम्परेचर पे वो भी लिक्विड स्टेट में रहती है, और कौन सी ऐसी धातु है जिसका उपयोग बल्क में किया जाता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं। चलिए पहले हम क्वेश्चंस का रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि कौन सी धातु है कमरे की ताप पे जो लिक्विड होती है, बेसिकली पारा होती है। पारा यानी कि मरकरी, ये अपने जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होती है। और इसको रखा किस में जाता है, इसको रखने के लिए केवल आयरन के जो बने हुए बर्तन होते हैं उसमें रखा जाता है, क्योंकि ये इसके साथ अमलगम नहीं बनाती है। दूसरा क्वेश्चन है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, मतलब वो इतनी सॉफ्ट होती है कि उनको बहुत आसानी से काट भी सकते हैं। तो ऐसी धातु जो है आपकी सोडियम है एंड पोटेशियम है। और सोडियम और पोटेशियम जो है काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। इनको जो है पानी के साथ, हवा के साथ बहुत आसानी से क्रिया कर लेती है, इसीलिए इनके इतनी ज्यादा क्रियाशील होने की वजह से सोडियम को आपको केरोसिन में रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन से कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर आपके लिक्विड स्टेट में होती है, बेसिकली ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन आपका जो होता है वो एक हाइड्रोजन आपका मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स होता है जो कि लिक्विड स्टेट में होती है। अगला है बॉक्साइट से कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपका है कि बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट मतलब आपका एल्युमिनियम का है। सिनाबार आपका किस धातु का ऑक्साइड है, तो बेसिकली ये होता है आपका मरकरी का। अगला है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस धातु का मुख्य अयस्क है, ये है आयरन का। अगला क्वेश्चन आता है आपका एलॉयस यानी कि मिश्र धातुएं कौन सी होती है। मिश्र धातुएं वो होती है जिसमें एक या एक से अधिक धातुएं मिलकर के आपकी मिश्र धातु का फॉर्मेशन करती है। अब इनमें से आपके गन मेटल्स हो गए, कांसा हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, अदर्स। तो पीतल किस धातु का बना होता है, कॉपर और जिंक का। कांसा बनाने में कौन सी धातु का मिश्रण होता है, कॉपर और टिन का। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके इन सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं डिटेल सॉल्यूशन इनके बारे में और क्या क्या चीजें आती हैं। बेसिकली आपकी जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी शुद्ध धातु की सतह जो होती है चमकदार होती है। अगला है कि शुद्ध धातुएं जो होती हैं, कुछ धातुएं होती हैं जो नर्म होती है, कुछ धातुएं होती हैं जो हार्ड होती है। जैसे नर्म में आपका सिल्वर एंड गोल्ड हो गया, ऐसे ही अदर भी ठोस धातुएं होती है। धातुओं में आघातीय दृढ़ता होती है यानी कि तन्यता होती है। इसके बाद ये कुछ धातुएं जो होती है वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसे भी होती है जो ऊष्मा की आपकी चालक नहीं होती हैं। जैसे आपका हो गया मरकरी और लेड, ये ऊष्मा की कुचालक होती हैं। बेसिकली ये इनके कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं इनमें। अब लेकिन पीरियोडिक टेबल की बात आती है कि धातुओं की स्थिति कहाँ होती है और अधातुओं की स्थिति कहाँ होती है। चलिए समझते हैं। आपकी जो धातुओं की स्थिति होती है, हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी ब्लॉक में याद रखिएगा एस ब्लॉक है, इनमें पूरे ही आपके धातु हैं, यानी कि एस ब्लॉक में सारी आपकी क्या है, धातुएं हैं, धातु उपस्थित हैं। और ऐसे ही आपके डी ब्लॉक में भी हैं, डी ब्लॉक में धातु उपस्थित है, ठीक है। लेकिन पी ब्लॉक में जो होती हैं आपकी, यहां पे आपकी आ धातुएं उपस्थित हैं, आपकी आ धातुएं उपस्थित हैं। लेकिन इसमें क्या सारी ही आ धातुएं उपस्थित हैं, नहीं।
बेसिकली क्या होता है, जब भी हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो धात्विक गुण क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। यानी कि जो ऊपर के आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे अधातुएं हैं, लेकिन जब नीचे आ जाएंगे आपका टिन हो गया, लेड हो गया, तो ये सारी चीजें आपकी धात्विक नेचर में आती है। ऐसे ही आपके डी ब्लॉक में है, इनमें सारी की सारी आपकी जो है धातुएं उपस्थित होती हैं। एस ब्लॉक में भी है, आपकी सारी की सारी धातुएं उपस्थित हैं, जिनमें एक्सेप्शन केस है क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है एस ब्लॉक में जो है, एक्सेप्शन है कि अपवाद या कह सकते हैं, अपवाद है कि एस ब्लॉक में हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो कि धातु नहीं है, धातु नहीं है। ठीक है, अब अधातुएं आपके जैसे हो गई, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऐसे सारे ही आपके जो है अदर एलिमेंट उपस्थित हैं, जिनमें से धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु, तीनों ही पी ब्लॉक में उपस्थित होते हैं। अब इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके यही आते हैं कि धातुओं के गुण कैसे होते हैं, धातुओं का नेचर क्या होता है। तो जितनी भी धातुएं होती हैं, कुछ धातुओं को छोड़ के बाकी सभी ऊष्मा की चालक होती हैं। ये धातुएं, उनकी सतह जो होती है चमकदार होती है, इनमें तन्यता होती है। धातुओं को पीटकर एक लंबी तार या चादर के रूप में भी बना सकते हैं। ठीक है, और इनमें जो होती है, इनमें कुछ धातुएं होती हैं जो नर्म होती हैं। बेसिकली ये केवल ही केवल एस ब्लॉक के तत्वों में उपस्थित होती है, जिसमें आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, और इनमें से आपके कुछ नेचर्स पूछे जाते हैं कि सोडियम जो है जलने पे किस रंग का देता है। तो बेसिकली सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनके जब भी ये ऑक्सीजन के साथ या जल के साथ क्रिया करती हैं तो ये अलग अलग रंग शो करती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सोडियम का हो गया, तो सोडियम जलने पे लाल रंग देती हैं, यानी कि सोडियम जो है जलने पर लाल रंग देती हैं। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आपके ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिसका जो है उपयोग किया जाता है पटाखों में, जो आपके हरे कलर की होती हैं। ठीक है, उसमें बेरियम होता है। ऐसे ही पूछा जाता है आपका मैग्नीशियम जो है उसको जलने पे कैसे रंग आते हैं, तो ये श्वेत रंग देती हैं जलने पर। ठीक है, श्वेत रंग देती हैं। बेरियम जो होती है आपका, ये जलने पे हरा रंग देती हैं। ठीक है, और ऐसे कई सारे एलिमेंट हैं जिनके जलने पे अलग अलग की आपके आते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, उनका नेचर कैसा होता है। बेसिकली जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, यानी कि धातु के ऑक्साइड, यानी कि जैसे मान के चलिए Na2O, यानी कि जहां पे किसी धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है वही आपकी धातु ऑक्साइड कहलाती है। इनकी नेचर जो इनकी प्राकृत होती है, इनका प्राकृत होता है, इनकी प्राकृत क्षारीय होती है। अब क्षारीय से हमने आपको पीएच पॉइंट में हमने बताया था कि अम्ल क्षार में जो क्षारीय होगा वो कौन सा रंग शो करेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये किस कलर के आपके लिटमस पेपर को शो करेगा। ठीक है, और क्षार के जो देखा जाता है इंडिकेटर फिनोल्फथालीन है या मेथिल ऑरेंज है, इनमें से कौन सा है, किस कलर में शो होता है। चलिए इसके बाद आते हैं आपके अपने धातुओं में ही आते हैं कि जो है कौन सी धातुएं ऐसी हैं जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया ही नहीं करती हैं। ऐसी कौन सी धातु हैं जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती हैं। तो
बेसिकली आपका होता है AgAu, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड जो होती है ऐसी धातुएं हैं जो कि आपका ऑक्सीजन के साथ कोई भी क्रिया नहीं करती हैं। लेकिन आपने देखा है कि बहुत ज्यादा सिल्वर का रंग जो होता है वो काला पड़ जाता है। तो आपका सिल्वर का जो रंग काला पड़ता है वो किसकी वजह से होता है? ये भी होता है आपकी सल्फर गैस की उपस्थिति में, यानी कि Ag का रंग काला होता है वायुमंडल में उपस्थित सल्फर गैस व आर्द्र वायु से। वायु से क्रिया करने पर, ठीक है। और इनमें बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है, तो वो होती हैं आपकी सिल्वर और गोल्ड। यानी कि Ag है आपका सिल्वर, मैं लिख देती हूँ, Ag है आपका सिल्वर और है आपका Au है आपका गोल्ड, ठीक है। ये धातुएं जो होती हैं ये बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं और ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। बाकी के धातुएं जो होती हैं ओर्स के रूप में उपस्थित होती हैं, यानी कि अयस्क के रूप में उपस्थित होती हैं, जिनका शोधन अलग अलग विधियों द्वारा किया जाता है। आइए और इसमें कुछ पॉइंट है, इनमें समझते हैं कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो ठंडे पानी के साथ क्रिया करती हैं, कौन सी है जो भाप के साथ क्रिया करती हैं, और कौन सी है जो क्रिया ही नहीं कर सकती, ठीक है, पानी के साथ। अब इनकी कुछ रासायनिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इनमें से जो कुछ रासायनिक प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ठंडे पानी के साथ क्रिया करने वाली धातु कौन कौन सी है, और इसके बाद है भाप से क्रिया करने वाली धातु, ठीक है। और है एक है और एक पॉइंट है आपका, आई थिंक, कौन सी धातु है जो दोनों से ही क्रिया नहीं करती, यानी कि जल से क्रिया ही नहीं करती हैं, यानी कि पानी के साथ क्रिया नहीं करती हैं। ऐसी कौन सी धातु है जो पानी के साथ क्रिया ही नहीं करती हैं, ठीक है। तो ठंडे पानी के साथ जो भी आपकी क्रिया करती हैं वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। इनमें से जो आता है आपका सोडियम एंड पोटेशियम होता है। क्या होता है? सोडियम एंड पोटेशियम। और ये क्रिया करके H2 गैस मुक्त करती हैं, ठीक है। अब अगर आपको याद करना है तो ऐसे ट्रिक बना लीजिएगा कि ठंडे पानी में कौन नहीं नहाना चाहता, ठंडे पानी में कौन नहीं नहाना चाहता, ठंडे पानी में A फॉर कौन, Na फॉर नहीं नहाना चाहता, ठीक है। तो ठंडे पानी में कौन नहीं नहाना चाहता, तो ये हो गया आपका ट्रिक। अगला है कि भाप के साथ क्रिया करने वाली ऐसी कौन सी धातुएं होती हैं, तो भाप से जो क्रिया करती हैं वो आपका एल्युमिनियम, जिंक और आयरन होती हैं। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन होती हैं। और ये भी
H2 गैस मुक्त करती हैं, मुक्त करती हैं। ठीक है, अब इनको ट्रिक बना लीजिएगा कि भाप के साथ क्रिया करने वाली धातुएं कौन सी हैं, आपको बना लीजिएगा। ऐसे कर लीजिएगा, आर्जन फ्री। ठीक है, आर्जन फ्री, तो आर्जन फ्री हो जाएंगे भाप में, भाप में आर्जन फ्री। तो भाप में आपको पता है Al हो जाएगा, Zn हो गया, फ्री में Fe हो गया। तो ये होगी आपकी ट्रिक। ठीक है, अब इसके बाद आती है कि पानी के साथ क्रिया नहीं करना चाहती। ऐसी कौन सी धातु है जो पानी के साथ क्रिया ही नहीं करना चाहती? तो लेड कॉपर हो गया। ठीक है, लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड, आपका लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड। ठीक है, Pb Cu Ag Au, ये पानी के साथ क्रिया ही नहीं करना चाहती हैं। और इसको याद करने का ट्रिक है, पानी में कौन नहीं नहाना चाहता, सॉरी पानी में तो ये हो गया है, ऐसे याद कर लीजिए, कॉपर लेडी सिल्वर गोल्ड है, कॉपर लेडी सिल्वर गोल्ड है, किसके साथ? पानी में नहीं, कॉपर लेडी सिल्वर गोल्ड है, पानी में नहीं। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। आई होप आपको इतना समझ में आएगा ठंडे पानी के साथ कौन सी धातु है जो क्रिया करती है। आपका हो गया आपका सोडियम एंड पोटेशियम, यानी कि ठंडे पानी में कौन कौन नहीं नहाना चाहता, तो सॉरी कौन नहाना चाहता है, तो हो गया ये। जिसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। भाप के साथ कौन सी है जो कि क्रिया करती है? आपका एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, जो कि ये भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अगला हो गया कॉपर लेड सिल्वर, ये क्या होती है आपके जो है ठंडे पानी के साथ क्रिया नहीं करती हैं। अब इसके बाद आती हैं इनके कुछ जो है धातुओं के साथ कुछ अम्ल की क्रिया होती है, कौन कौन सी होती हैं? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें धातु की क्रियाशीलता का जो है घटता हुआ क्रम हमने लिखा है। इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी? तो सबसे पहले आता है पोटेशियम, देन सोडियम, क्योंकि ये एज एक्सेप्शन है कि सोडियम बाद में आता है कंपेरिजन टू पोटेशियम के। तो आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे लेस एक्टिव है। इसके बाद के जो है यहीं से आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी धातु है, ऐसे कर सकते हैं। तो इनमें से हम देख लेंगे कि कौन सी सबसे अधिक क्रियाशील है। तो आपकी पोटेशियम है सबसे अधिक क्रियाशील, क्रियाशील, ठीक है। और है आपका गोल्ड है सबसे कम क्रियाशील धातु, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि आप में से कोई दो धातु दे देता है कंपैरिजन करने के लिए, ये बताइए ये धातु उसके साथ अब क्रिया कर रही है, इसके साथ अब क्रिया कर रही है, तो फिर क्या होगा। चलिए इनके बेस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आपका कोई धातु है ए बी सी डी, जिनमें से कहा है कि पहला है आयरन सल्फेट है, दूसरा है कॉपर, सेकंड सल्फेट है, तीसरा है जिंक सल्फेट, चौथा है सिल्वर नाइट्रेट। तो इनमें से आपके ऑप्शन ए बी सी डी में ये बताना है कि कौन सी धातु है जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है और कौन सी धातु है जो सबसे कम क्रियाशील है। बेसिकली ये आयरन सल्फेट के साथ कोई भी अपक्रिया नहीं करती है, जबकि कॉपर सल्फेट को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। जिंक सल्फेट के साथ कुछ रिएक्शंस नहीं करती, इसके साथ भी कुछ नहीं। डी वाली जो है आयरन सल्फेट को ये
विस्थापित कर देती है, लेकिन कॉपर सल्फेट को ये क्या करती है, कुछ नहीं करती है। जिंक सल्फेट के साथ भी कुछ क्रिया नहीं करती है और सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी। सी वाला है कि आयरन सल्फेट के साथ अब कोई अपक्रिया नहीं करती, इसके साथ भी कोई अपक्रिया नहीं करती, इसके साथ भी, और लेकिन सिल्वर नाइट्रेट को विस्थापित कर देती है। डी वाली है, इनमें की कोई क्रिया नहीं करती, इनमें भी कोई क्रिया नहीं करती, कोई नहीं कोई नहीं। अब आपको ए बी सी डी में बताना है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातुएं कौन सी है, कौन सी नहीं है। तो आपके सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु जो होगी इनमें से हम चेक करते हैं, आपका ये है आयरन सल्फेट कहाँ पे है, ये है, कॉपर सल्फेट ये यहाँ पे है, और आपका जिंक सल्फेट ये यहाँ पे है, और सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे है। तो अब हम सीरीज में देख सकते हैं कि यहाँ पे जिंक और सिल्वर, इसका तो कोई बात ही नहीं किया है, तो यहाँ पे कुछ भी अपक्रिया ही नहीं हुई है। तो यानी कि जो है ए वाला है, इनमें सिर्फ इसको विस्थापित किया, लेकिन ये क्या कर रही है, बी वाली धातु जो है वो आयरन सल्फेट को ही विस्थापित कर देती है। क्या कर देती है, आयरन को। आयरन पहले आता है, इसके बाद आपका कॉपर आता है, और इसके पहले जिंक आ जाता है। यानी कि जो बी वाली धातु है ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। ये क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, अधिक क्रियाशील है। यानी कि बी धातु जो है ये अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। इसके बाद अगर मैं ऑर्डर बना के चलूं तो बी को मैं पहले रखूंगी, इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद जो है इनमें देख कोई अपक्रिया नहीं, कोई नहीं, और ये सबसे कम यानी कि सबसे सिल्वर नाइट्रेट को सबसे जो कम रिएक्टिव है उसको जो है विस्थापित करती है। तो इसके पहले हम देख रहे हैं कि ये कॉपर को क्या कर रही है, विस्थापित कर रही है। और कॉपर आपका कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि ए बी के बाद आपका ए वाली धातु आएगी जो कि विस्थापित कर रही है। सी वाले में चेक करते हैं कि कौन सी है कि आपकी विस्थापित करती है, कि इनमें से देखिए यहाँ पे इसको विस्थापित कर रही है सिल्वर नाइट्रेट को, यानी कि इसके बाद आपकी सी आएगी और सबसे लास्ट में आपकी डी आएगी। ये आप कैसे निकालोगे, कौन अपक्रिया करती है कौन नहीं, इसको छोड़ दो, इनमें सबसे पहले ये ढूंढो कि कौन विस्थापित कर रही है। आपको ये अगर सीरीज याद है विस्थापन करने की, तो हम ये चेक करते हैं कि सबसे पहले आयरन को ही विस्थापित करती है, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव धातु कौन सी होगी, आपकी बी वाली होगी। देन आपका ए होगा क्योंकि ये कॉपर को भी विस्थापित करती है, और सी वाली जो होगी सबसे लेस रिएक्टिव वाली, यानी कि आपका सिल्वर नाइट्रेट है उसको विस्थापित करती। डी वाली जो है ये किसी के साथ कोई भी अपक्रिया का विस्थापन नहीं करती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको कभी कभार दिए जाते हैं कि ये बताइए कौन सी धातुएं जो है क्रियाशील है, कौन सी धातुएं नहीं क्रियाशील है। आई होप आपको इतनी वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो में अभी हमें सेकेंड पार्ट को भी जो है कई सारी चीजें बची हुई है, मैं सेकेंड पार्ट में भी आपको अपलोड करवा दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।